Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. Today in this video we are going to discuss the one shot video of information and communication technology skills. Okay, and today in this video is from part A of class 10. So let us start with the video. इसमें हम पूरी की पूरी यूनिट को कवर करेंगे जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ICT क्या होता है और इससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कैसे हम पीसी को स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास बात आती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इस चीज़ का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड डेटा. अब डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 2, मेरे पास एक नंबर है 4, अगर और मेरे पास एक साइन है प्लस का, तो ये मेरे डेटा है 2, 4 एंड प्लस. अगर मैं इनमें एडिशन कर दूं 2 + 4 तो मेरे पास क्या आंसर आया? 6. सो दैट इज माई इंफॉर्मेशन. सो आज के टाइम पे हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत सारे सोर्सेज से अवेलेबल है, जैसे कि इंटरनेट से, लैपटॉप के थ्रू एंड हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू एंड सो मेनी अदर प्लेसेस. तो कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी या टूल जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट या कम्युनिकेट कर पाते हैं, दैट इज नोन एज ICT. Methods, tools and concepts which are related to storing, recording and sending the digital information. जब भी इंफॉर्मेशन किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे स्टोर की जाती है तो उसकी फॉर्म कैसी हो जाती है? डिजिटल फॉर्म. जैसे कि पहले हमारे पास जो न्यूज़पेपर्स होते थे वो सिर्फ फिजिकल फॉर्म में होते थे, लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास ई न्यूज़पेपर्स भी हैं और ई बुक्स भी हैं. यानी कि वो इंफॉर्मेशन कैसी हो गई? दैट हैज़ बिकम डिजिटल. ठीक है. नाउ कंप्यूटर हैज़ 2 कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. आपको पता है कि जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो किस किस चीज़ से मिलके बना है? जितने भी कंप्यूटर के हमारे पास फिजिकल पार्ट्स हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया. एंड सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिलके बनता है. तो सॉफ्टवेयर क्या है? जो भी प्रोग्राम्स हार्डवेयर में हैं जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क कर पा रहे हैं, दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर. हम उसको देख सकते हैं एंड इट मेक्स द हार्डवेयर, वी वांट इट मेक इट वर्क, और टच नहीं कर सकते. जैसे कि हमारे पास वेब ब्राउजर्स होते हैं, गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर, ताकि हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकें. हमारे पास वर्ड होता है, एक्सेल होता है, ताकि हम उसमें स्प्रेडशीट्स और डॉक्यूमेंट्स बना सकें. सो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलके हमारे कंप्यूटर को बनाते हैं. अब बात करते हैं, जब भी आपको अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं उस केस में. सबसे पहले आप क्या करेंगे? पावर बटन होता है CPU में, तो उसको आपने प्रेस करना है. इस तरह का पावर बटन होता है. तो इससे क्या होगा? आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट विल स्टार्ट. ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है. जैसे कि एक मेरे पास सिस्टम है, कंप्यूटर है, आई एम द यूजर. अगर मुझे उस पर वर्क करना है तो मुझे कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे वो स्टार्ट हो सके, और उसको स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. जैसे स्कूल में प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उनके बिना वर्क नहीं बन सकता, इसी तरह से हमारा कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट नहीं हो सकता. ये सारे डिवाइसेस को मैनेज करता है, सारे डिवाइसेस के स्टेटस को चेक करता है कि कौन वर्किंग है और कौन नहीं है. ठीक है. इट ऑल्सो चेक्स कि सारे डिवाइसेस जो हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. ये कंट्रोल करता है, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको कंट्रोल करता है. कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करना भी इसका एक वर्क है, कि कौन से प्रोसेस ने कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई किया हुआ है, कौन सा प्रोसेस फ्री है, क्या मेमोरी में और स्पेस में जॉब को लिया जा सकता है और नॉट. सो मेमोरी को मैनेज करना भी किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स और डायरेक्टरीज के स्ट्रक्चर को भी मैनेज करता है. जैसे हमारे सिस्टम में सिमिलर टाइप की जो फाइल्स होती हैं वो एक फोल्डर में होती हैं, वो कौन से फोल्डर में है, कौन सी ड्राइव में है, इस सब को मैनेज करने का भी काम किसका है? दैट इज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ये भी चेक करता है कि कितना डिस्क स्पेस किस फाइल ने दिया है. जो भी हमारे सिस्टम में फाइल या फोल्डर सेव है उसने कितना स्पेस लिया, एंड इसकी हेल्प से हम किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं. सो ये सारे हमारे किसके फंक्शंस हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं. नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. जब भी हम अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले वी हैव इज इंटरैक्टिव GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. तो इंटरैक्टिव GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, और इसके बाद है सिंगल यूजर सिंगल टास्क. ठीक है.
अब GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इसके नाम में क्या है? ग्राफिकल, यानी कि रिलेटेड टू पिक्चर्स। अब जैसे कि हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं तो हम क्या देखते हैं? डेस्कटॉप पे हमारे पास कुछ आइकन्स हैं, ठीक है। अब उन आइकन्स के साथ साथ हमारे पास कुछ, जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो उसमें कुछ मेन्यूज हैं या टैब्स हैं, तो उनको देख के और पिक्चर्स के थ्रू हम उन पे वर्क कर सकते हैं। दे आर वेरी यूजर फ्रेंडली। जैसे कि ये यहाँ पे हमारे पास ये लाइनक्स है, ऐसे ही टच स्क्रीन का आइकन होता है, तो चाहे उसमें लिखा हो या ना लिखा हो, हम उसको देख के ही बता देते हैं कि ये वाला सॉफ्टवेयर है। जैसे फोन में होता है, एप्स होती हैं आपके फोन में, आपको जैसे आपको मान लीजिए वो करना है, कोई भी ऐप में वर्क करना है, लाइक सपोज आपकी उबर है, ओला है, ठीक है, उनका तो नाम स्पेसिफिक होता है, लेकिन कोई भी ऐसी ऐप है कि उसका लोगो और नेम भी नहीं है, तो भी आपको पता लग जाता है कि हाँ ये वाली ऐप है। तो कोई भी ऐसी चीज, यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा हो जिसमें पिक्चर्स हो, मेन्यूज हो, बटन्स हो, जिससे कि यूजर बहुत इजीली उससे इंटरेक्ट कर पाए, उसे हम कहते हैं GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपका विंडोज है, विंडोज 8 है, ये सारे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये आपके GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज भी इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जिसपे हम एक टाइम पे काम कर सकते हैं, मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक यूजर काम कर सकता है, ठीक है। मतलब एक टाइम पे एक यूजर काम कर सकता है, उससे ज्यादा यूजर्स काम नहीं कर सकते। जैसे कि आपका MS DOS था, ठीक है, उसमें एक टाइम पे सिर्फ एक पर्सन ही काम कर सकता है। बाकी जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स है, फेडोरा है, उबुंटू, मैक ओएस, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड हमारा फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा आते हैं सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम बात करते हैं सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग की, तो इसका मतलब क्या है कि सिंगल तो यूजर है, मतलब काम करने वाला तो एक ही पर्सन है, लेकिन वो बहुत सारे वर्क कर सकता है। दैट इज नोन एज सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ? सिंगल यूजर मल्टीटास्क का मतलब है कि एक पर्सन एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है। और ये फीचर कहाँ कहाँ अवेलेबल होती है? हमारे डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, और हमारे टैब्स वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मैं अभी सिस्टम पे काम कर रही हूँ, साइड बाय साइड इफ आई प्ले द सॉन्ग्स, तो आई एम द यूजर ओनली वन, बट मैं बहुत सारे काम कर पा रही हूँ। तो हमारे पास जो विंडोज है, एप्पल है, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज मल्टी यूजर। अब मल्टी यूजर का क्या मतलब है? यानी कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे एक टाइम पे बहुत सारे यूजर्स काम कर पा रहे हैं, एक टाइम पे या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पे, ठीक है। जैसे कि मल्टी यूजर क्या हो गया? जैसे कि मान लीजिए एक सिस्टम के अंदर मेरा अपना एक अकाउंट है, उसका एक आईडी पासवर्ड है, और उसी पे मेरे किसी रिलेटिव ने या फ्रेंड ने अपना भी अकाउंट बनाया हुआ है, तो बहुत सारे लोग उस पर काम कर पा रहे हैं। सो दैट इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रियल टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए रियल टाइम, इसको कई बार बुक्स में इस तरह से भी लिखा होता है RTOS, ठीक है ना, RTOS। तो RTOS स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें फिक्स टाइम के अंदर कोई आउटपुट ला के दे, दैट इज नोन एज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप ATM वगैरह पे जाते हैं, अपना कार्ड वहां पे इंसर्ट करते हैं, डेबिट कार्ड, तो वहां पे क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन आते हैं कि आपका कौन सा अकाउंट है, सेविंग्स है, करंट है, या अदर अकाउंट है। तो फटाफट आप उसमें से चूज करते हैं। जैसे ही आप उसमें से चूज करते हो, देन आपके पास अनदर ऑप्शन आते हैं कि आपको विड्रॉल करना है, बैलेंस चेक करना है। तो जैसे जैसे आप ऑप्शंस उसमें चूज कर रहे हैं, विद इन उस टाइम के अंदर आपके पास रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हमारा जो काम है वो एक पर्टिकुलर टाइम में हमें रिस्पॉन्स दे, दैट इज नोन एज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडोज CE है और हमारे जो लिंक्स OS है, ये सारे हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। देन हमारे पास स्टूडेंट्स आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? कि जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक मेन सर्वर है, इससे ये सिस्टम भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, और सो मेनी अदर सिस्टम्स आर कनेक्टेड, ठीक है। तो जब बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये सारे कंप्यूटर्स मिलके एक कंप्यूटर की तरह काम कर रहे हैं कि सबने सारा काम मिलके कर दिया,
ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इट कंबाइंस द डिफरेंट कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क इनटू सिंगल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, सारे मिलके एक कंप्यूटर का काम कर रहे हैं। तो दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम नेटवर्किंग करते हैं ना, जैसे लैन की नेटवर्किंग करी या मैन की नेटवर्किंग करी, तो उस टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। ठीक है। विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स ये सारे हमारे कैसे हैं, मल्टी यूजर भी हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिक फंक्शन परफॉर्म व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट। जब भी एक कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसके बेसिक फंक्शंस क्या रहते हैं। जब भी एक कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसमें जो बेसिक प्रोग्राम रन होता है दैट इज नोन एज बायोस, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे ही हमने पावर बटन को प्रेस किया, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल जो लोड होती है उसमें सबसे पहला प्रोग्राम जो रन करता है दैट इज बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वो सबसे पहले सेल्फ टेस्ट करता है, मतलब चेक करता है कि सिस्टम के जो सारे कंपोनेंट्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये चेक करने के बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को लोड करता है। अब जैसे ही वो स्टार्ट हो गया, नाउ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। सो कौन सा फंक्शन परफॉर्म हुआ, सबसे पहले बेसिक प्रोग्राम कौन सा रन होता है, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। तो वो सेल्फ टेस्ट करता है, जिसे हम पोस्ट कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, की पावर ऑन करते ही खुद के कंपोनेंट्स को उसने चेक किया कि ऑल आर वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। ठीक है। द नेक्स्ट इज लॉग इन, लॉग आउट एंड शट डाउन। ठीक है। जब भी हम अपने कंप्यूटर में कुछ आईडी या पासवर्ड के थ्रू लॉग इन करते हैं, तो जिस पर्सन का भी सिस्टम होता है या जो ऑथराइज होता है उसको एक्सेस करने के लिए, उसके आईडी और करेक्ट पासवर्ड से क्या होता है, सिस्टम ऑन हो जाता है। ठीक है। तो जब भी आप अपने सिस्टम में लॉगिन आईडी या आपके पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो कंप्यूटर को पता लग जाता है कि आप एक ऑथराइज पर्सन है, यानी कि आपको परमिशन है उस डेटा को एक्सेस करने की। अब जब भी आप अपना काम फिनिश करें तो आपको वहां से साइन आउट करना चाहिए, ताकि आपके वर्क को कोई और ना देख पाए। एंड अगर आपको शट डाउन करना है तो आपके जो सिस्टम का पावर बटन है, आपके जो स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद जो पावर बटन आता है उस पर क्लिक करके आप शट डाउन कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पे गए, देन पावर बटन आएगा, पावर बटन में ऑप्शन आएगा आपका स्लीप करना या रिस्टार्ट करना या शट डाउन करना, तो आप उसमें क्या कर देंगे, शट डाउन। ठीक है। नेक्स्ट है विंडोज 7। ठीक है। तो विंडोज 7 की जब हम बात करते हैं तो एक बेसिक सा हमें लेआउट हमारे सामने माइंड में, इमेजिनेशन में आता है। अब विंडोज 7 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसने डेवलप किया, इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, है ना। एंड इट इज यूज्ड इन द पर्सनल कंप्यूटर्स। हमारे जो डेस्कटॉप होते हैं या लैपटॉप्स होते हैं ऑफिस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, कंपनीज में, उसे हम यूज़ करते हैं। अभी तो हमारे पास विंडोज 11 भी आ चुका है, द लेटेस्ट वर्जन। सो जैसे ही विंडोज 7 लोड होता है तो जब सबसे पहली जो स्क्रीन हमारे पास आती है दैट इज नोन एज डेस्कटॉप। ठीक है। और डेस्कटॉप के थ्रू आप बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारी विंडोज 7 जो स्क्रीन आती है उसमें एक डेस्कटॉप का बैकग्राउंड भी रहता है, एंड दैट बैकग्राउंड इज नोन एज वॉलपेपर। ठीक है। और जो स्मॉल पिक्चर्स होती हैं, छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं डेस्कटॉप पे, उसे हम क्या कहते हैं, आइकन्स। अब ये आइकन्स जो है वो किसी फोल्डर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी फाइल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसी एप्लीकेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डेस्कटॉप के बॉटम में हमारे पास एक लॉन्ग बार होता है जिसे हम कहते हैं टास्क बार। और टास्क बार के लेफ्ट में हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट बटन। देखो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ये हमारा डेस्कटॉप है। ठीक है। अब ये जो पिक्चर में आपको ये विंडो बनी हुई दिख रही है, ये जो पिक्चर है दिस इज अ वॉलपेपर। ठीक है। एंड सबसे नीचे जो आपको बार दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन है दैट इज माई टास्क बार। ठीक है। एंड ये जो लेफ्ट में है, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में, दिस इज माई स्टार्ट बटन। जैसे ही स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स के नेम आ जाएंगे। देन ये जो छोटे छोटे हैं, दिस लाइक वीएलसी मीडिया प्लेयर है, ये एक फाइल है। ठीक है। और ये एक फोल्डर है। तो ये सारे हमारे क्या है, दीज ऑल आर द आइकन्स। एक आइकन होता है रिसाइकिल बिन, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि जो भी फाइल्स या फोल्डर्स आप डिलीट करते हैं दे गो इन रिसाइकिल बिन। ठीक है। तो अभी हमने पीछे जो भी टर्म्स पढ़ी दैट इज योर डेस्कटॉप, वॉलपेपर, आइकन्स, टास्क बार एंड स्टार्ट बटन, वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। ये डेस्कटॉप है स्क्रीन, इसके पिक्चर बैकग्राउंड में जो पिक्चर है वॉलपेपर, नीचे जो बार है दैट इज टास्क बार, ये आइकन्स है, ये कंप्यूटर का आइकन है रिसाइकिल बिन एंड स्टार्ट बटन। ठीक है।
नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज 7 डेस्कटॉप, कि जो डेस्कटॉप है वो हमारा किस किस चीज से मिलके बना। सबसे पहले हमारे पास है स्टार्ट बटन, अभी जो हमने देखा टास्क बार के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में है दिस वन। एंड देन हमारे पास होता है शट डाउन, ये ऑप्शन आपको कंप्यूटर को शट डाउन करने में हेल्प करता है। देन वी आर हैविंग ऑल प्रोग्राम्स, ये आपको आपके सिस्टम के सारे प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस दिखाते हैं, आपको जो भी स्टार्ट करना है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। देन सर्च बॉक्स होता है, देखिए ये जो आपका होता है यहाँ पे जैसे स्टार्ट बटन को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स आएगा नीचे विच इज नोन एज सर्च बॉक्स, उसे अभी हम सिस्टम पे देखेंगे। देन कंट्रोल पैनल, इससे आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, आपके सिस्टम की सेटिंग्स को, और रिसाइकिल बिन जहाँ पे डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स जाते हैं। तो देखिए ये हमारा जो है दैट इज माई डेस्कटॉप, दिस इज माई डेस्कटॉप, और यहाँ पे देखिए ये सारे फोल्डर्स हैं, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, आइकन्स हैं, ये स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन के साथ में ये सर्च बॉक्स है जहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे IDL तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो यू कैन सी हियर अ लिस्ट ऑफ सो मेनी प्रोग्राम्स, इसमें से जो भी आप ओपन करना चाहें वो आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये टास्क बार पे हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी ओपन होते हैं इस तरह से वो शो होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल पैनल भी रहता है, जैसे कि अच्छा शट डाउन का ऑप्शन पावर में जाके इस तरह से शट डाउन, ठीक है। और हमारे पास यहाँ कंट्रोल पैनल भी रहता है, अगर मैं इसे इस तरह से सर्च करूँ कंट्रोल पैनल, सो दिस इज माई कंट्रोल पैनल, इस पे क्लिक करके आप अपने सिस्टम की डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर दिस वी आर हैविंग हैज, ये कंपोनेंट्स हो गए हमारे स्टार्ट बटन, शट डाउन, ऑल प्रोग्राम्स, सर्च बॉक्स, कंट्रोल पैनल एंड रिसाइकिल बिन। अब टास्क बार के देखिए क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है स्टार्ट बटन विच यू कैन सी हियर, फिर है एक्टिव एप्लीकेशंस, मतलब कि वो प्रोग्राम्स जो अभी काम कर रहे हैं, जो ओपन है, इस तरह से आपको शो होते हैं। एक्सट्रीम राइट साइड में हमारे पास नोटिफिकेशन एरिया होता है जिसमें हमारा टाइम आता है, डेट आता है, वाईफाई के सिग्नल्स का सिंबल आता है और आपका अदर सिंबल्स आते हैं, जैसे कि जब भी आप कोई पेन ड्राइव या CD प्लग इन करते हैं तो उसका मैसेज भी आपको यहाँ पे आता है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द टास्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड जो है हमारे पास एक ये इनपुट डिवाइस है, हम सिस्टम के अंदर दो इनपुट डिवाइस से मेनली काम करते हैं, कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड के थ्रू आप टेक्स्ट, नंबर्स और कमांड्स को कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड में F1 से F12 आपकी फंक्शन कीज रहती हैं, यू कैन सी हियर ये F1 से लेके F12। देन बीच में आपकी A से Z तक अल्फाबेट कीज हैं, देन नंबर कीज हैं एंड कुछ आपकी स्पेशल कीज हैं। नेविगेशन कीज आपकी होगी जो आपकी इस तरह से है, अप डाउन राइट लेफ्ट, राइट साइड में आपका न्यूमेरिक कीपैड रहता है। देन आपकी कुछ पंक्चुएशन कीज होती हैं, लाइक फुल स्टॉप है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इस तरह से। विंडोज की होती है हमारे पास और कंट्रोल कीज भी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है दैट इज आर कीज, ठीक है। कौन कौन सी हैं? अल्फाबेट कीज होती हैं, नंबर कीज, पंक्चुएशन कीज, नेविगेशन कीज, कंट्रोल और डिलीट, बैकस्पेस, स्पेस बार, ये सारी किस टाइप की कीज है? हमारी स्पेशल कीज, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज माउस। अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास दो तरह के यू कैन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनके साथ हम मेनली काम करते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा था? कीबोर्ड, और अभी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? माउस। तो माउस का क्या काम है? ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम माउस पॉइंटर को मूव कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर, फाइल या आइकन को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे ओपन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए इसके क्या क्या हमारे पास फंक्शंस हैं। सबसे पहला हमारे पास है रोल ओवर या फिर होवर। तो डेस्कटॉप स्क्रीन पे मान लीजिए कोई आइकन है या सॉफ्टवेयर है, हम उस पर अपने माउस पॉइंटर को ऐसे पॉइंट करते हैं, तो जब भी पॉइंट करते हैं तो उसका नेम दिखाता है, ठीक है, उसका साइज दिखाता है, तो बस हमें पता लग जाता है कि इस फाइल का नाम, फोल्डर का नाम ये है, कि ऐसा सॉफ्टवेयर है। या फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं? पॉइंट एंड क्लिक कर सकते हैं। पॉइंट एंड क्लिक करने का मतलब है जैसे कि ये एक आइकन है या सॉफ्टवेयर है, इस पर लेफ्ट बटन पे से क्लिक कर दिया वन टाइम, तो क्या होगा? सेलेक्ट हो जाएगा वो, और 2 टाइम्स क्लिक करेंगे, क्लिक क्लिक, तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से माउस का हम यूज करते हैं। और आप माउस से क्या कर सकते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब है कि डेस्कटॉप में मेरे पास एक अगर ये आइकन है और मुझे इस प्लेस पे लेके जाना है, तो मैं इस तरह से ड्रैग करके आई कैन पुट इट एट सम अदर
प्लेस, दैट इज नोन एज ड्रैग एंड ड्रॉप। एंड डबल क्लिक का मतलब क्या है कि लेफ्ट बटन को 2 टाइम्स क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा, जो भी पर्टिकुलर आपका सॉफ्टवेयर है दैट विल गेट ओपन। ठीक है, सो दीज आर द ऑपरेशंस ऑफ द माउस। रोल ओवर करना, क्लिक करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना, डबल क्लिक करना। इसके अलावा हम राइट क्लिक भी कर सकते हैं जिससे कि कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप जाएं और यहाँ पे आप सेलेक्ट करें तो माउस पॉइंटर को रखने पे क्या हो रहा है, ये आपको इसका नाम दिखा रहा है, ठीक है, और ये आपकी साइज दिखा रहा है, डेट मॉडिफाइड इस तरह से दिखा रहा है। और अगर आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या ओपन हो रहा है, एक कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन हो रहा है जिसके हेल्प से आप इसे ओपन कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, फाइल का पाथ चेक कर सकते हैं एंड सो मेनी अदर ऑप्शंस। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप में आप इसे इस तरह से मूव कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये इस तरह से जो हमने रखा दैट इज पॉइंटिंग एंड सेलेक्टिंग, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ये हमने कर लिया माउस एंड इट्स ऑपरेशन। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज रिलेटेड टू फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब देखिए फाइल्स क्या होती हैं और फोल्डर्स क्या होते हैं। हम जैसे कि नोटबुक में काम करते हैं, स्कूल में एज ए स्टूडेंट जब आप काम करते हैं तो आपका डेटा किस में होता है, या तो बुक्स में होता है या फिर नोटबुक्स में होता है, सारी इन्फॉर्मेशन उसी में सेव्ड है। ऐसे ही कंप्यूटर में डेटा किस फॉर्म में सेव होगा, या तो फाइल्स में होगा या फोल्डर्स में होगा। अब जैसे कि आप क्या करते हैं, जो सेम टाइप की आपके सब्जेक्ट्स की या उनकी बुक होती है या एक्टिविटीज होती हैं, आप उनको अलग अलग फोल्डर में डाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपका हॉलीडेज होमवर्क कंप्लीट हुआ तो आपने साइंस का वर्क एक फोल्डर में डाल दिया, हिंदी का वर्क एक फोल्डर में डाल दिया। इसी तरह से कंप्यूटर में क्या होता है, इंफॉर्मेशन फाइल्स में सेव होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। हर फाइल का अपना एक नाम होता है और हर फाइल की अपनी एक एक्सटेंशन होती है। ठीक है, अब फाइल की एक्सटेंशन से पता लगता है कि वो फाइल किस टाइप की है। डॉट के बाद जो भी लिखा होता है वो उसकी एक्सटेंशन होती है। जैसे कि अगर एक नोटपैड की फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट टी एक्स टी। एक इमेज फाइल है तो उसका एक्सटेंशन होगा डॉट जेपीजी। ठीक है, डॉट डीओसी, डॉट एक्सएलएस, बहुत सारी टाइप की फाइल होती हैं। इमेज फाइल में डॉट जेपीजी आता है और साउंड फाइल में आता है डॉट एमपी3। और फोल्डर क्या होता है, ग्रुप ऑफ फाइल्स। जैसे कि मैंने कंप्यूटर की जितनी भी फाइल्स थी उनको एक फोल्डर में डाल दिया, फिर जो मेरी इंग्लिश की फाइल्स थी उनको एक फोल्डर में डाल दिया। तो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को हम एक फोल्डर में डाल सकते हैं। तो फाइल तो सिंपल एक फाइल है, लेकिन फोल्डर के अंदर हम फाइल्स को भी डाल सकते हैं और सब फोल्डर्स को भी डाल सकते हैं, यानी कि और फोल्डर्स को भी डाल सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड फोल्डर। फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और फोल्डर क्या है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड सब फोल्डर्स। फाइल तो सिर्फ इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, लेकिन फोल्डर के अंदर दोनों चीजें आ रही है, फाइल भी आ रही है और जो और फोल्डर डाल रहे हैं उसको हम सब फोल्डर बोल रहे हैं। हर फाइल की अपनी एक एक्सटेंशन है, लेकिन फोल्डर की कोई एक्सटेंशन नहीं होती है। फाइल डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट फाइल हो गई, स्प्रेडशीट फाइल हो गई, इमेज फाइल हो गई, लेकिन फोल्डर सिर्फ एक ही तरीके का होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो मेरी फाइल है, अगर मैं माउस पॉइंटर को इस पे लेके जाऊं, ठीक है, ये मेरा फोल्डर है, ठीक है, ये मेरी एक फाइल है, तो ये इसका नाम दिखा देगा, इसका साइज दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आप इस पे राइट क्लिक करते हो और यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं तो ये देखो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, डॉट ई एक्स टी। तो ये तो आपकी कोई सेटअप की फाइल होगी। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ये आपकी नोट पैड की फाइल है। अब ये आपका क्या है, पीडीएफ है। ठीक है, तो इट इज अ पीडीएफ फाइल। राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ से इसकी डिटेल्स चेक करेंगे या जनरल इसके टैब में जाएंगे तो इट विल शो यू दैट इट इज अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, लेकिन जब फोल्डर पे जाते हैं तो उसका अपना कोई एक्सटेंशन अलग से कुछ नहीं होता, राइट। नेक्स्ट है, तो फाइल और फोल्डर में हमने क्या डिफरेंस पढ़ा अभी। फाइल इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, फोल्डर के अंदर फाइल्स और फोल्डर्स दोनों आ सकते हैं। फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है, लेकिन फोल्डर का कोई एक्सटेंशन नहीं होता। फाइल अलग अलग तरीके की हो सकती है, लेकिन फोल्डर सिर्फ एक ही टाइप का होता है। जैसे आप यहाँ देखो, फाइल है, कोई हमारी पीडीएफ फाइल है, कोई वर्ड की फाइल है, कोई वीडियो है, और फोल्डर सिर्फ एक ही टाइप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ फोल्डर। ये फोल्डर आपको कभी भी क्रिएट करना हो तो आप कैसे करेंगे, आप अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू पे जाएंगे और यहाँ से क्लिक कर देंगे फोल्डर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फोल्डर आ गया। तो सपोज मैंने फोल्डर का नाम दे दिया हाय, या मैंने दे दिया यहाँ पे फोल्डर 1।
तो ये मेरा फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया. सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ फोल्डर. राइट, नाउ वी हैव हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल. जब भी हमें एक नई फाइल क्रिएट करनी होती है तो हम अपने डेस्कटॉप के या जहाँ पे भी क्रिएट करनी है उस पर राइट क्लिक करते हैं एंड शॉर्टकट मेन्यू से हम न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं एंड क्लिक ऑन द टाइप ऑफ द फाइल. अब इसको प्रैक्टिकली करने के लिए हम अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे. यहाँ पे अगर आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो राइट क्लिक करके आपको यहाँ से जाना है न्यू ऑप्शन पे. जैसे ही आपने राइट क्लिक किया यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट मेन्यू दिखेगा या कंटेक्स्ट मेन्यू दिखेगा. यहाँ से आप न्यू ऑप्शन पे जाएंगे और यू कैन सी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, बिटमैप, इमेज, ओपन डॉक्यूमेंट, ड्राइंग. आप इसमें से जो रिक्वायर्ड है वो आप यूज कर लेंगे. सपोज हमने यहाँ पे ले लिया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. नाउ द नेम इज कमिंग हियर न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. अगर आपको ये चाहिए तो आप ये रहने दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं. सपोज हमने यहाँ पे कर दिया फाइल 1. सो दिस वे वी कैन क्रिएट अ न्यू फाइल. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर. जब भी आपको किसी भी फाइल और फोल्डर को रीनेम करना है तो आप क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर फाइल पे या फोल्डर पे एंड देन यू हैव टू चूज दिस रीनेम ऑप्शन. ठीक है. और वहां पे आपका जो भी नेम है फाइल या फोल्डर का वो सिलेक्ट हो जाएगा, आप उसे चेंज कर सकते हैं. इसके अलावा एक शॉर्टकट आपके पास ये भी है कि आप इसमें रीनेम करने के लिए ऑप्शन का ना यूज करके आप एक शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं विच इज F2. दिस इज द की F2, फंक्शन की F2. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप पे जो फोल्डर है या जो हमने फाइल बनाई है यहाँ पे दैट इज फाइल 1. अगर मैं इसे राइट क्लिक करूँ तो आई एम गेटिंग द ऑप्शन ऑफ रीनेम हियर. ठीक है. और रीनेम ऑप्शन में ही आपके पास एक शॉर्टकट की भी आ रही है F2. तो रीनेम ऑप्शन पे हमने क्लिक किया और यहाँ से हम इसका नेम चेंज कर देते हैं. सपोज हमने कर दिया फाइल 2. तो आप दोनों से कर सकते हो, फंक्शन की F2 से एज वेल एज आपके राइट क्लिक करके जो शॉर्टकट मेन्यू में ऑप्शन आ रहा है रीनेम, उससे भी कर सकते हैं. ओके. नाउ द नेक्स्ट, डिलीटिंग द फाइल्स और फोल्डर्स. जब भी आपको किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके शॉर्टकट मेन्यू में से यू कैन चूज द डिलीट ऑप्शन, या फिर आप उस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करके डिलीट की को अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने अपने डेस्कटॉप में बनाया था फाइल 1 नाम की फाइल. अब अगर आपको इसे डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, सपोज हमने इसको यहाँ ले लिया तो राइट क्लिक करके यू विल सी हियर दिस डिलीट ऑप्शन, ये भी यूज कर सकते हैं. या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर सकते हैं. तो ऐसे भी जो हमारी फाइल है दैट गेट्स डिलीटेड और द फोल्डर. नाउ द नेक्स्ट इज डिलीटिंग द फाइल्स और फोल्डर्स हो गया. आगे हमारे पास होता है कॉपिंग द फाइल्स और फोल्डर्स. जब भी आपको किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना है तो आप उसमें क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे उस फाइल या फोल्डर पे एंड कॉपी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे विच यू कैन सी हियर. दिस इज द कॉपी ऑप्शन एंड इट कैन बी सीन हियर ऑल्सो. ठीक है. और जहां पे पेस्ट करना है वहां पे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे. इस प्रोसेस के लिए यू कैन ऑल्सो यूज द शॉर्टकट की Ctrl+C एंड Ctrl+V. नाउ सी हियर डेस्कटॉप पे हमारे पास कोई भी फाइल है, सपोज स्टोरी 1 के नाम से. हमने यहाँ से राइट क्लिक किया, यहाँ से चूज किया ऑप्शन कॉपी. ठीक है. दिस इज माई कॉपी ऑप्शन. अब यहाँ से हम सपोज जाते हैं अपने डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप हमारे पास ऑलरेडी है, हम जाते हैं सपोज डॉक्यूमेंट्स फोल्डर और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके वी कैन सिंपली चूज द ऑप्शन पेस्ट. ये पेस्ट ऑप्शन आ रहा है और साथ में ही आपको शॉर्टकट की भी दिख रही है. आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी स्टोरी 1 नाम की फाइल थी वो यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है. ठीक है. दिस इज हाउ वी कैन डू कॉपी एंड पेस्ट. कॉपी एंड पेस्ट में बेसिकली क्या रहता है, जो फाइल है वो अपने ओरिजिनल लोकेशन पे भी रहेगी और जिस प्लेस पे आपने पेस्ट किया वहां पे भी रहेगी. राइट. इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कॉपिंग के बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग अ फाइल और फोल्डर. कैसे हम किसी फाइल और फोल्डर को मूव कर सकते हैं, या तो हम उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माउस के लेफ्ट बटन से ड्रैग कर सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करके यू कैन चूज द ऑप्शन कट और जहां पे उसे लेके जाना है वहां पे क्या कर देंगे, पेस्ट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास अगेन जो फाइल है, तो सेम फाइल वी आर हैविंग दैट इज स्टोरी 1. राइट क्लिक किया हमने और यहाँ से हमने इसको कर दिया कट. ठीक है. और पर्टिकुलर हम जाते हैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में और डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाने के बाद हम उसे क्या कर देते हैं, राइट क्लिक करके विल डू इट पेस्ट. ठीक है. तो कट का मतलब उस प्लेस से हट जाएगा, इसमें ऑलरेडी एक फाइल है तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं. क्योंकि हमने अभी कॉपी पेस्ट भी करी थी तो हमने अब कट और पेस्ट कर दिया, यानी कि जो ओरिजिनल लोकेशन पे फाइल थी वो हट चुकी है और जो न्यू लोकेशन है दैट इज द डॉक्यूमेंट फोल्डर, उसमें हमारी फाइल आ चुकी है.
ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, पहले हम अपने डेस्कटॉप पे चेक करते हैं स्टोरी वन नाम की फाइल हमें कहीं दिख रही है, नो, दैट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम हियर। और फिर हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, और इस फोल्डर में आने के बाद आप चेक करेंगे कि आपकी फाइल यहाँ पे आ जाएगी एज सून एज दिस, ये जो 100% कंप्लीट हो जाएगी। यू कैन सी हियर स्टोरी वन नाम की फाइल हमारी आ चुकी है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज emptying the recycle bin and restoring the data from the recycle bin। अब जो हमारी recycle bin होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, वो डेटा होता है जो भी हम डिलीट करते हैं, वो फाइल्स और फोल्डर्स जो हम अपने सिस्टम में से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें रिसाइकिल बिन का डेटा भी रिक्वायर्ड नहीं है तो हम उसे भी खाली कर सकते हैं। और मान लीजिए बाय मिस्टेक हमने डेटा रिसाइकिल बिन में डाल दिया, कोई भी ऐसी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर दिया जिसको नहीं करना था, तो उसे वापस चाहिए हमें, तो उसे हम रिस्टोर कर सकते हैं फ्रॉम द रिसाइकिल बिन। सबसे पहले एम्प्टी करने के लिए रिसाइकिल बिन को आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है एम्प्टी द रिसाइकिल बिन, तो आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप इसमें से कोई फाइल रिस्टोर करना चाहते हैं तो इसको ओपन करके उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके रिस्टोर कर देंगे। सो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है ये पर्टिकुलर रिसाइकिल बिन है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से सपोज किसी भी फाइल को, ये टेम्प फाइल्स हैं, मान लीजिए मुझे इस फाइल को, मान लीजिए ये फाइल है मेरी डेस्कटॉप पे, ठीक है, मुझे इस फाइल को क्या करना है, रिस्टोर करना है, तो राइट क्लिक करके आई चूज ऑप्शन रिस्टोर। ठीक है, C12 नाम से मेरी फाइल है। अब जैसे ये 100% कंप्लीट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे C12 नाम की फाइल आ गई, ये पहले डेस्कटॉप पे सेव थी। ठीक है, और अगर मान लीजिए मुझे अपनी रिसाइकिल बिन को ही खाली करना है तो आई कैन डू, एक मेरे पास मेथड है कि रिसाइकिल बिन को ओपन करें, इसके सारे के सारे डेटा को सेलेक्ट करें, Ctrl+A शॉर्टकट की से सपोज हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ये जस्ट अ सेकेंड, ये है हमारा रिसाइकिल बिन। ठीक है, इस डेटा को हम Ctrl+A से सेलेक्ट करें और यहाँ से एम्प्टी रिसाइकिल बिन पे क्लिक कर दें या फिर कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर दें। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है कि जो हमारी रिसाइकिल बिन है उस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से कर दें एम्प्टी रिसाइकिल बिन। तो जैसे ही हम ये करेंगे हमारी रिसाइकिल बिन जो है वो खाली हो जाएगी। अभी आपसे कंफर्म करेगा क्या आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो हम क्या कह देंगे, यस। तो यस जैसे ही आप करेंगे तो जितने भी आइटम्स इसमें है, कोई फाइल है, फोल्डर है, और वो फाइल किसी भी टाइप की हो सकती है, तो वो सारा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये रिसाइकिल बिन का आइकन ही यहाँ से चला गया। एक्चुअली ये आपको शो होगा बाद में, लेकिन इसके अंदर का कंटेंट जो है दैट हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, तो अगर हम इसे डबल क्लिक करें तो ये हमें खाली दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से रिसाइकिल बिन पे हमने डबल क्लिक किया एंड वी कैन सी हियर दिस इज एम्प्टी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं हम ये चाहते हैं कि वो लंबे टाइम तक चले, एंड इसीलिए जो भी हमारी मशीन्स होती हैं, कंप्यूटर है या जो भी हमारे घर पे और मशीन्स हैं, वी वांट कि वो सही से चलें और लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलें ताकि हमारा वर्क ईजिली होता रहे। सो कंप्यूटर सिस्टम्स को मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है ताकि वो इजीली वर्क कर सके और उनका काम जो है वो एफिशिएंटली चलता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में आपको पता है कि कुछ इंटरनल पार्ट्स भी होते हैं, कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स भी होते हैं, हमें दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर को डस्ट फ्री रखना चाहिए, टाइम टाइम पे उसे एक साफ कॉटन के क्लोथ से साफ करते रहना चाहिए ताकि कोई भी उस पर डस्ट एडेड ना हो। देन नियर द कंप्यूटर वी शुड नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग बिकॉज वो फिर मार्क्स पड़ जाते हैं मशीन्स पे, और कई बार अगर मान लीजिए कोई ड्रिंक है वो स्पिल हो गई तो उससे मशीन की पार्ट्स खराब भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज कीबोर्ड को क्लीन रखने के लिए आपके हैंड्स क्लीन होने चाहिए और उसको आप एक क्लोथ से वाइप करते रहें टाइम टू टाइम। एंड जो आपकी सीडीज और डीवीडीज होती हैं दैट शुड बी हैंडल केयरफुली, उसको बीच में से आप हैंडल करें, मतलब बीच में से उसे पकड़ें ताकि उस पर कोई मार्क्स और स्क्रैचेस ना आए। एंड द लास्ट वन इज जब आपको कीबोर्ड का यूज ना हो तो बेटर है कि आप कीबोर्ड के साथ साथ अपना लैपटॉप वगैरह या जो भी आपके फिजिकल पार्ट्स हैं आप उन्हें कवर अप करके रखें। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर। एंड इसके बाद हमारा आता है क्लीनिंग द कंप्यूटर कंपोनेंट्स। अब जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, लाइक कीबोर्ड है, माउस है, सीडी है, डीवीडी है, किस तरह से उन्हें हमें क्लीन रखना चाहिए।
तो जब भी आप सिस्टम को क्लीन करते हैं, सबसे पहले आप पावर को ऑफ कर दें और कोई भी फ्लूइड डायरेक्टली किसी भी कंपोनेंट पे डायरेक्टली ना डालें, उसको पहले क्लॉथ पे डालें, फिर क्लॉथ से आप उसे उस कंपोनेंट को साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड को साफ करना है, मॉनिटर को करना है या माउस को करना है, तो एक कॉटन क्लॉथ के ऊपर आप थोड़ा सा लिक्विड स्प्रे कर लें, विच इज अ क्लीनिंग लिक्विड, एंड देन यू कैन जस्ट यूज इट टू वाइप द सर्फेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस। मॉनिटर के लिए आप एक सॉफ्ट लिंट फ्री क्लॉथ यूज कर सकते हैं, और कीबोर्ड के लिए आप उसे अपसाइड डाउन करके और थोड़ा सा शेक करके उसमें से डस्ट को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल माउस। माउस को क्लीन करने के लिए अगेन हमें क्लॉथ का यूज करना है, और जो उसका लेंस एरिया है उसे हम किसी भी कॉटन से साफ कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा के केस में वी शुड नॉट टच द लेंस ऑफ द कैमरा। डस्ट को रिमूव करने के लिए वी कैन यूज अ सॉफ्ट ब्रश और वाइप विद अ सॉफ्ट ड्राई क्लॉथ। एंड सीडीज एंड डीवीडीज को डैमेज को प्रिंट करने के लिए हमें उसे फिंगरप्रिंट से दूर रखना है, मतलब जब भी हम उसे होल्ड करें तो बीच में से करें, और लाइटली हम सीडी या डीवीडी को किसी भी क्लॉथ से रब कर सकते हैं ताकि उसमें जो डस्ट है वो एक्यूमुलेट ना हो। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग द मेंटेनेंस शेड्यूल। ठीक है। अब कंप्यूटर की मेंटेनेंस वी नो कि इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, ताकि हमारे जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो सही से वर्क करते रहें। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वी शुड टेक केयर ऑफ, जैसे कि हमने पढ़ा रिप्लेस द हार्डवेयर दैट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। कोई भी हार्डवेयर पार्ट जो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है दैट शुड बी रिप्लेस्ड, चेंज कर लेना चाहिए। फूड आइटम्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द कंप्यूटर। खाने पीने की चीज़ें कंप्यूटर से दूर रखनी चाहिए। एंड जो भी इससे रिलेटेड वायर्स हैं, कंप्यूटर की वायर्स हैं, जिसमें आपकी कीबोर्ड की वायर हो सकती है, आपके माउस की वायर हो सकती है, उन्हें साइड में रखें ताकि कोई भी उसमें अटके गिरे ना, या फिर उनसे हमारा जो एरिया है जहाँ सिस्टम रखा हुआ है वो मेसी ना लगे। एंड कोई भी सिस्टम में अनऑथराइज सॉफ्टवेयर है तो उसे हम रिमूव कर दें। टाइम टू टाइम डेटा का बैकअप लेते रहें, एंटीवायरस को रन करते रहें, एंटीवायरस को अपडेट करके रखें, बैटरीज को ओवरचार्ज ना करें और कंप्यूटर्स को प्रॉपर्ली शट डाउन ना करें। These all points you all of you know, just a quick revision is there. Okay. Next is threats to computer. When we talk about the threats to computer, here we are having okay, when we talk about the threats to computer, तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है? We are having वायरस, ट्रोजन्स, ठीक है, सो मैनी थिंग्स। तो जो थेफ्ट होती है, थेफ्ट का मतलब क्या है कि हमारी हार्डवेयर में से हमारी इंफॉर्मेशन को स्टील कर लिया गया, यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की इंफॉर्मेशन को किसी ने स्टील कर लिया। अब जो हमारी थेफ्ट है वो 3 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट इज फिजिकल। कोई भी पर्सन जब आपका लैपटॉप या आपके कंप्यूटर को डायरेक्टली स्टील कर लेता है, दैट इज द फिजिकल थ्रेट। सेकेंड होती है आइडेंटिटी थ्रेट, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन निकाल ली और आपकी इंफॉर्मेशन को यूज किया जा रहा है गलत काम के लिए। जैसे कि किसी पर्सन ने धोखे से आपका नेम, आधार कार्ड वगैरह सब ले लिया और आपके आधार कार्ड या नेम को या कॉन्टैक्ट नंबर को वो बैंक के ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट टाइप ऑफ थेफ्ट? आइडेंटिटी थेफ्ट, जहाँ पे आपकी पहचान आपसे चुरा दी जाती है। एंड द नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब है स्टीलिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर स्टील कर लिया गया और उसे बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के यूज किया जा रहा है, दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द थ्रेट्स टू कंप्यूटर। ना इसके अंदर और भी आपकी कौन सी आती हैं? वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, प्रेडेटर, इंटरनेट स्कैम। अब वायरस क्या होते हैं? कोई भी ऐसे कंप्यूटर के प्रोग्राम जो कंप्यूटर के डेटा को डैमेज करते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं, दैट आर नोन एज द वायरस। वायरस ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे डेटा को करप्ट करते हैं, हमारे सिस्टम को स्लो कर देते हैं और हमारी डेटा फाइल्स को डिलीट कर देते हैं या इंफॉर्मेशन को लीक कर देते हैं। ठीक है। इसमें मेनली हमारे कौन कौन से आते हैं? वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस। अब वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्सेस की बात करें तो हैं तो ये भी वायरस, बट वॉर्म्स क्या है? ऐसे वायरस जो खुद को रेप्लिकेट कर लेते हैं, यानी कि खुद की कॉपी क्रिएट कर लेते हैं और सभी फाइल्स में एक एक करके स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव मैंने सिस्टम में लगाई। मान लीजिए उस पेन ड्राइव में पहले से वायरस है, तो जैसे ही वो पेन ड्राइव सिस्टम में लगेगी तो वो वायरस पेन ड्राइव में तो रहेगा ही रहेगा और उसकी एक कॉपी जो है वो आपके सिस्टम में भी ऐड ऑन हो जाएगी। तो जहां जहां आप उसे यूज करेंगे उसकी एक एक कॉपी बढ़ती जा रही है।
तो वो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है। तो ऐसा करते हुए आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है, आपकी फाइल्स को डिलीट कर सकता है। और दूसरा होता है ट्रोजन हॉर्स, जो दिखने में तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे सिस्टम के लिए बहुत यूजफुल है, बट एक्चुअल में हमारे सिस्टम के लिए बहुत हार्मफुल होता है। कई बार नेट पे कुछ ऐसी फाइल्स आ जाती हैं, देखने में हम भी धोखा खा जाते हैं कि ओके ये दिस इज अ वेरी यूजफुल फाइल, बट देन व्हाट हैपेंस इज जब उसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारे सिस्टम को हैंग करने लग जाता है या हमारे डेटा को डिलीट कर देता है। सो दैट इज ट्रोजन हॉर्स। बस वो खुद को रेप्लिकेट नहीं करता, अपनी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनाता जैसे कि वॉर्म करता है, लेकिन बाकी सब काम जो गलत करने वाला है, वल्नरेबिलिटी वाला है, डिलीट करना, हैंग करना, वो सब काम उसी तरह से रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे ऑनलाइन प्रेडेटर्स। ऑनलाइन प्रेडेटर्स वो लोग होते हैं जो हमें इनअप्रोप्रिएट रिलेशंस में ट्रैप कर लेते हैं, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए यूजफुल है, बट एक्चुअल में हमें वो इस तरह से ट्रैप करते हैं कि हम ऑनलाइन इलीगल एक्टिविटीज करने लग जाते हैं एंड समटाइम्स फेस टू फेस। ऑनलाइन प्रेडेटर्स क्या है? जैसे किसी ने आपको लिंक सेंड किया और बोला कि ये बैंक की आपकी आईडी है, आप इस पर अपना डेटा अपडेट कर दीजिए। अब देखने में हमें वो साइट है, जो लिंक के थ्रू जो साइट ओपन हो रही है, वो दिखने में हमारे बैंक की जैसे दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई लिंक आए तो डायरेक्टली उसे ओपन करने की प्लेस पे आप उस लिंक को कॉपी करके अपने एड्रेस बार में पेस्ट करो और फिर वहां से आप उसे ओपन करके देखिए कि वो सेफ है या नहीं है। जो सेफ वेबसाइट होती है, एक तो उन पर लॉक का साइन होता है, ठीक है, और उसके अलावा उन पर लिखा होता है HTTPS। S stands for security. The protocol name is HTTPS. So make sure जब भी आप किसी साइट पे वर्क कर रहे हैं आप ये दोनों चीजें चेक करें। ठीक है। देन होता है इंटरनेट स्कैम्स। कई बार हमारे पास मैसेजेस आते हैं या ईमेल पे लिंक्स आते हैं कि आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए एंड यू हैव टू क्लेम अ प्राइस, या आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है। तो कई बार उन ऑफर्स के चक्कर में हम अपनी डिटेल्स से देते हैं एंड लेटर ऑन वी कम टू नो दैट द अमाउंट हैज बीन स्टोलन फ्रॉम द बैंक। ठीक है। तो हमारी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन वी शुड नॉट गिव टू एनीवन, कभी भी नहीं देनी चाहिए। एंड जब भी ऐसा कोई ऑफर आए जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, बिकॉज मेनली दीज ऑफर्स आर फ्रॉम सम ऑफ द फेक वेबसाइट्स। सो दीज आर सम ऑफ द थ्रेट्स टू द कंप्यूटर। नाउ हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द कंप्यूटर अगेंस्ट द वायरस। मान लीजिए अब सिस्टम में वायरस आ भी गया तो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर किस किस चीज से इन्फेक्ट होता है। कंप्यूटर आपका इन्फेक्ट हो सकता है इन्फेक्टेड फाइल से। इंटरनेट से कोई फाइल इंस्टॉल डाउनलोड करी एंड वो इन्फेक्टेड है, ऑलरेडी उसमें वायरस है, तो कहीं ना कहीं दूसरों को भी इफेक्ट करेगा। इन्फेक्टेड पेन ड्राइव, जिस पेन ड्राइव में ऑलरेडी वायरस है उसको किसी भी सिस्टम पे लगाने से सिस्टम खराब होगा। सेम वे इन्फेक्टेड CD रोम, DVD रोम एंड ईमेल में अगर कोई ऐसी फाइल अटैचमेंट आती है जिसमें वायरस है तो उससे भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है सम ऑफ द कॉमन साइंस ऑफ वायरस अटैक। अब पता कैसे लगता है कि हमारे सिस्टम में वायरस का अटैक हुआ है? तो जैसे कि जब भी हमें फीवर होने वाला होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं पहले, जैसे कोल्ड हो जाता है, गला खराब हो जाता है, आईज बहुत रेड रेड सी शो होती हैं। तो वायरस जब आने वाला होता है तब भी वो कुछ ऐसे सिम्टम्स को शो करता है, जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बहुत स्लो हो जाता है, फाइल के साइज में कोई चेंज नहीं आता, चाहे उसमें कुछ डिलीट कर लो चाहे उसमें कुछ ऐड कर लो। कंप्यूटर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, किसी भी फोल्डर या फाइल पर डबल क्लिक किया ढंग से नहीं ओपन हो पाता। एंड नंबर ऑफ फाइल्स जो हैं टेम्परेरी फाइल से अनयूजुअल फाइल्स बढ़ जाती हैं। अनयूजुअल मैसेजेस, कुछ ऐसे मैसेजेस आने लग जाते हैं जो पहले कभी नहीं आते थे और हमें उसके बारे में नहीं पता होता। एंड समटाइम्स इट हैपेंस दैट कंप्यूटर जो है वो अपने आप क्या होने लग जाता है, रीस्टार्ट होने लग जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन साइंस जिससे पता लग जाता है कि हमारे सिस्टम पे वायरस का अटैक हुआ है। ऑल्दो आज के टाइम पे जो विंडोज 10 और 11 है उसमें इतनी सिक्योरिटी है कि हमें एंटीवायरस डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो टाइम टू टाइम चेक करता रहता है आपके सिस्टम को। फिर भी समटाइम्स इट हैपन्स दैट इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करते हुए या किसी भी डिवाइस के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करते हुए वायरस आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड टू प्रिवेंट द वायरस इन्फेक्शन। अब इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें किस किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट इज, सबसे पहली चीज है कि हम एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लें और उसे अपडेट करके रखें। जो भी आप इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करते हैं मेक श्योर कि आप उसे स्कैन करें एंड कोई भी अननोन पर्सन का जो ईमेल है वो आपको बिना उससे वेरीफाई किए ओपन नहीं करना चाहिए।
एंड किसी भी अनट्रस्टवर्दी पर्सन, ऐसा कोई पर्सन जिस पे आप रिलायबिलिटी नहीं शो करते हैं या जिस पे आपको विश्वास नहीं है, उसे अपने सिस्टम का डेटा नहीं देना चाहिए। एंड कोई भी अननोन पेन ड्राइव या सीडी आप अपने कंप्यूटर में यूज ना करें। एंड जब भी आप इंटरनेट पे सर्फ कर रहे हो तो कोई भी पॉपअप आए तो उस पर क्लिक करके ना देखें। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जिसकी हेल्प से हम वायरस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रिमूविंग द टेम्परेरी फाइल्स। अगर आपको अपने सिस्टम में से टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव करना है, टेम्परेरी फाइल्स कैसे है, कोई भी फाइल बनाई सिस्टम में, अपने आप उसकी टेम्परेरी फाइल कई बार बन जाती है। अब वो हमारे काम की तो नहीं है, ओपन करके हम उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के मेमोरी स्पेस को यूज कर, और अगर उस मेमोरी स्पेस को हम हटा दें तो कहीं ना कहीं उस स्पेस को हम किसी दूसरे काम में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, कीबोर्ड से वी विल जस्ट प्रेस द विंडोज एंड आर की। ठीक है, तो हमने अपने कीबोर्ड से विंडोज और आर की को प्रेस करना है। आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा, इस डायलॉग बॉक्स में आपने टाइप करना है %temp% एंड देन आपने ओके पे क्लिक कर देना। ठीक है, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स में सारी की सारी टेम्प फाइल्स शो कर देगा। आप Ctrl+A से सारी फाइल्स को सेलेक्ट कर लेना एंड फिर आप उसे क्या कर देंगे, प्रेस द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड। वो सारी फाइल्स आपकी डिलीट हो जाएगी। इसे हम चेक करते हैं प्रैक्टिकली, जैसे कि यहाँ पे हमने किया, सपोज हमने यहाँ पे किया विंडोज आर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये रन डायलॉग बॉक्स आ गया, इसमें %temp% ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके पे आप यहाँ से क्लिक कर दें। स्मॉल में कैपिटल में किसी में भी लिख सकते हैं। अब ये जितनी भी फाइल्स आपके सामने शो हो रही हैं, दिस ऑल आर माई टेम्परेरी फाइल्स, काम की नहीं है बट मेमोरी के स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। Ctrl+A शॉर्टकट की से इनको सेलेक्ट किया एंड हमने कीबोर्ड से कौन सी की प्रेस कर दी, डिलीट की। तो जैसे ही हम डिलीट की प्रेस करेंगे, अब देखो कितनी आइटम्स है, 1920, इतनी सारी हमारी टेम्परेरी फाइल्स बनी हुई हैं। और ये देखो केबी में स्पेस ले रखा है। ठीक है, ओके, इसको हम स्किप कर देते हैं। तो इस तरह से ये करते हुए आपकी जो फाइल्स हैं दैट विल बी डिलीटेड। ठीक है, फाइन, तो ऐसे आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं लाइक दिस। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज फायरवॉल एंड कुकीज। अब फायरवॉल क्या होती है, अब जैसे देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो एक वॉल है, ठीक है, इस वॉल पे फायर लगी हुई है और मान लीजिए इस साइड पे कोई पर्सन है और इस साइड पे कोई पर्सन है, तो क्या वो इस वॉल के आइदर साइड जा सकता है, आगे या पीछे नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये जो फायर वॉल है ये प्रिवेंट कर रही है एंट्री और एग्जिट की। ऐसे ही हमारा नेटवर्क में होता है। अब जो फायरवॉल होती है कंप्यूटर में, वो एक हार्डवेयर भी हो सकती है, वो एक सॉफ्टवेयर भी हो सकती है किसी भी नेटवर्क में, जो किसी भी इनकमिंग या आउटगोइंग ट्रैफिक को अंदर या बाहर आने से रोकती है। जैसे कि यहाँ पे एक लैन का नेटवर्क है, ठीक है, और यहाँ पे एक वैन का नेटवर्क है। अब यहाँ से जो भी डेटा इसके अंदर आएगा, पहले वो चेक होगा कि वो ऑथराइज्ड है या नहीं है, या वो सेफ है या नहीं है, तभी वो इस वॉल के थ्रू पास करके नेक्स्ट नेटवर्क को जाएगा। अगर सेफ है तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और इसको चेक करने का काम कौन कर रहा है, फायर वॉल। इसी तरह से यहाँ से अगर डेटा उधर जाना है तो फायरवॉल के थ्रू जाएगा और फायरवॉल उसे चेक करेगी वो सही है या नहीं है। तो फायरवॉल अगर उसके लिए सेफ नहीं है तो फायरवॉल उसे ब्लॉक कर देगी, उसे आगे जाने नहीं देगी। तो मेन पर्पस क्या है, टू रिड्यूस और एलिमिनेट द अकरेंस ऑफ अनवांटेड नेटवर्क कम्युनिकेशन, कि जो बिना बात की जो नेटवर्क की कम्युनिकेशन हो रही है वो ना हो, और जो फ्लो है ट्रैफिक का, जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इजीली ट्रांसमिट होता रहे। तो बेसिकली फायरवॉल क्या है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिवाइस या दोनों का कॉम्बिनेशन जो प्रिवेंट करता है कि किसी भी नेटवर्क में अनवांटेड डेटा ना तो आए ना ही वहां से जाए बिना उनकी परमिशन के। सो दैट इज नोन एज फायरवॉल। और नेक्स्ट हमारा होता है कुकीज। अब कुकीज क्या होती है, एक तो कुकीज वो होती हैं जो आप घर पे खाते हो, और एक कुकीज होती है रिलेटेड टू द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में कुकीज क्या होती है, छोटी छोटी फाइल्स जो यूजर के कंप्यूटर पे स्टोर होती है, और हर फाइल की अपनी एक कुकीज की मतलब इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मान लीजिए स्कूल की साइट है या कोई भी आपकी कोई भी दूसरी साइट ले सकते हैं, वो हमेशा कुकीज को इनेबल करके रखती है। हमारे सिस्टम में जो हम वेब ब्राउजर पे काम करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम है या माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो उसमें कुकीज का जो ऑप्शन होता है वो इनेबल्ड होता है। तो जैसे ही आप किसी भी साइट पे जाते हो
सपोज आपने अमेजोन की साइट पे कोई प्रोडक्ट को सर्च किया, तो थोड़ी देर बाद देखते हो आपके पास वही वाली एड्स आने लग जाती हैं जो आपने सर्च किया होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे सिस्टम में जो कुकीज़ हैं वो इनेबल्ड होती हैं, और वो छोटी छोटी फाइल्स हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करती हैं कि आपने क्या सर्च किया, क्या लॉगिन आईडी आपने पासवर्ड को से उसमें किसी भी ट्रांजेक्शन में डाला, या किसी भी कोई भी कंपनी की क्या किसी भी वेबसाइट में जो भी आपने जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, पर्टिकुलर डेटा को सेव करके रखती हैं। तो ये क्या करता है, जब भी आप कोई वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो इट सेंड्स अ कुकी टू योर कंप्यूटर वेयर इट इज स्टोर्ड, लेकिन ओनली द वेबसाइट दैट क्रिएट्स अ कुकी कैन रीड इट। जिस वेबसाइट ने कुकी को क्रिएट किया वही रीड कर सकती है, थर्ड और कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता। लेकिन कुकीज़ की जब हम बात करते हैं तो वो भी हमारे पास अलग अलग टाइप की होती हैं। एक होती है फर्स्ट पार्टी कुकीज़, एक होती है आपकी थर्ड पार्टी कुकीज़। फर्स्ट पार्टी कुकीज़ तो नॉर्मल आपकी इन्फॉर्मेशन को सेव करती हैं, जो भी आपने सर्च किया, आपकी हिस्ट्री क्या है सर्च करने की, वो थिंग। लेकिन जो थर्ड पार्टी कुकीज़ हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती हैं। तो जब भी आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, जैसे कि बैंकिंग की ट्रांजेक्शन है, जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स को एंटर कर रहे हो, तो या तो आप इनकॉग्निटो टैब में काम कर लो, ठीक है, या फिर आप वहाँ पे कुकीज़ को क्या कर दो, डिसेबल कर दो। तो कुकीज़ क्या है, हर साइट की जो छोटी छोटी फाइल्स होती हैं जिनके अंदर आपकी सर्च हिस्ट्री वगैरह ट्रैक होती है और सेव हो जाती है, दैट इज नोन एज कुकीज़, ठीक है। किसी किसी चीज़ में वैसे तो ये हेल्पफुल होती हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो ऑलरेडी आपको मिल जाता है, या लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं तो ऑलरेडी उसमें सेव होता है। लेकिन ये काम आपके कंप्यूटर में जब तक है तब तक ठीक है, लेकिन बाहर किसी कंप्यूटर में हो तो वो चीज़ वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो टाइम टू टाइम हमें उसे डिसेबल करते रहना चाहिए, और कोई भी कॉन्फिडेंशियल वर्क है तो हम उसे किस में करें, इनकॉग्निटो टैब, ठीक है। जो भी आपका वेब ब्राउज़र रहता है, सपोज दिस इज़ माई वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम, तो इसके साइड में जो हमारे पास एक ऑप्शन आता है, एक होता है न्यू टैब और एक होता है हमारा इनकॉग्निटो विंडो आ रही है, न्यू इनकॉग्निटो विंडो, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे हम अपने एंड पे आते हैं इस चैप्टर के। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन केस स्टिल एनी डाउट इज देयर, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स चैप्टर को खत्म कर दिया, एंड फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो अब मैं आपसे मिलूंगी न्यू वीडियो में विद द अनदर चैप्टर और द टॉपिक। एंड अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।